सबसे बड़े रणनीतिकार तो हर कैंपेन में होते हैं बीजेपी के, इस बार फेस भी थे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा सभाएं भी उनकी हुई हैं। ठीक बात है। और जो चैलेंज हो रहा था ममता बनर्जी का, उसे हेड ऑन वही ले रहे थे। मतलब जिस तरह से जब वो कुछ चैलेंज करती थी, रुक के दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो सीधा सीधा उसका जवाब उन्हीं की तरफ से जिस तरह से आ रहा था। और एक तरह से उन्होंने जो डेरा डाला वहां पर, उसका कहते हैं कि उसने बहुत बड़ा मोटिवेशन का, भय को दूर करने का जो काम किया, कि वो रात रात भर अपने पोलिंग एजेंट्स के साथ, बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ जो मुलाकात करते रहे, उसने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और एक मैसेजिंग बहुत। मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी जो है बीजेपी की बहुत अच्छी काम की है। नेचुरली अमित शाह उसके लिए जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अपने लोकल नेताओं को आगे बढ़ाना, उन पर विश्वास जताना। दूसरी स्ट्रेटजी में ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक ना करना, टीएमसी के रूल को लेकर बात करना, ये सारी स्ट्रेटजीज उनकी काम की। दूसरा, हिंदू कंसोलिडेशन बिल्कुल सामने दिखाई देता है। ममता बनर्जी का जो मुस्लिम कंसोलिडेशन का कोशिश थी, 43 सीट्स मान लीजिए, वहाँ पर 50% से ऊपर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, उसमें से अगर वो 12 सीटें लूज करती हैं इस इलेक्शन में, तो नेचुरली मुसलमानों ने उस तरह से वोट ममता बनर्जी को नहीं किया। वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कारण नहीं किया, जो खराब एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, या फिर मुस्लिम वोट बटा, जो भी है ये एनालाइज। मुर्शिदाबाद में 4 फ्रेगमेंटेशन में वोट बटा है, जो भी हम डेटा एनालिसिस कर रहे थे, 4 जगह। तो मतलब जो कंसोलिडेशन की बीजेपी को हराने के लिए सब एक मुश्त आ जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, सब दूर दराज से आ रहे हैं, वो परसेप्शन भी यहाँ पर खत्म हुआ है। और कहीं ना कहीं जो एक बात होती है कि भाई ठीक है, मुसलमान जो है एक तरफ आ रहा है, वो अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है, वो भी कितने दिन कोई पार्टी इस तरह से चला सकती है, ये अब माइनॉरिटी भी अपने आप में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स दोनों तरह से है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं है। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स तो ये भी है कि हम 1500 रुपए देंगे या 3000 रुपए देंगे। तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ये भी है कि आप अगर प्रेग्नेंट है तो हमारे को 21,000 रुपए देंगे। वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हर जगह है। और वो क्या महाराष्ट्र में सक्सेसफुल हो रही है आफ्टर इलेक्शन में बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र में जो महिलाओं को पैसे मिलने थे, उसमें मुश्किलें हो रही है। लोग गलत तरीके से गलत चीजें उसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 80,000 गलत रजिस्ट्रेशन हुए उसमें। तो ये चीजें भी देखने वाली है, ये इलेक्शन के बाद की चीजें। पर हाँ, एक बात जो गौर करने वाली विजय जी, वो भय के बिना एक चुनाव हो पाया है, ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है। भय बनाम भरोसे का चुनाव, ये बीजेपी का सिर्फ नैरेटिव नहीं था, वहां पे लोग कितने भयभीत थे ये हमने अलग अलग रिपोर्ट्स में देखा है। तो ये अगर भय नहीं होगा तो फिर बीजेपी जीतेगी, ये विश्वास वहां की जनता में अमित शाह पैदा कर पाए। भय मेरे ख्याल से इस पूरे इलेक्शन का कॉइन वर्ड है, मेन वर्ड है। और उसको भरोसे में बदल देना कि भय खत्म होगा, इसका भरोसा हो, ये उनके लिए बड़ी जीत का कारण बना। बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन भय, क्योंकि पूरे इलेक्शंस में और पूरे बंगाल की पॉलिटिक्स में हम लोग बार बार चर्चा भी करते रहते हैं कि भाई इलेक्टोरल वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस वहाँ का बड़ा है। और इस बार उन्होंने उस नर्व पर हाथ रखा है कि जो डर है, उस डर को हम खत्म करेंगे, ये हम पर भरोसा कीजिए। और यदि मैं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखूं, इलेक्टोरल हिस्ट्री को देखूं, तो उनके लिए ये विनिंग वर्ड है, विनिंग कॉइन है। आप 2017 का चुनाव देखिए उत्तर प्रदेश का, उसका भी जो कॉइन था वो था भय था कि अखिलेश यादव की गुंडा सरकार, गुंडों का राज खत्म होगा, लड़कियां रात को आराम से निकल पाएंगी, आपका खत्म होगा, ये सारा काम होगा। वो वर्ड, कॉइन वर्ड वहां पर काम आया और सरकार बनी। ये बिहार का चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो पुराना भय जो है वापस लेकर आ रहे हैं लालू यादव का कि ये गुंडा राज आ जाएगा अगर यहाँ आए, तो वो भी कॉइन वर्ड है। 2007 का आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, वो गुजरात का चुनाव, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं और उन पूरी सभाओं का कॉइन वर्ड था भय। जब मुख्यमंत्री बोला करते थे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लड़का रात को घर लौटेगा कि नहीं। बिल्कुल, ये जो भय है, लेकिन भय केवल कह देने से नहीं होता ना, उसका भरोसा भी हो कि जब आप आएंगे, पहले तो पहचाना कि ये सबसे बड़े मुद्दा पहले पहचानना, एड्रेस किया उसको। यस, 5 राज्यों के रुझान स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये लगभग तय हो गया है कि बंगाल, असम और केरल में किसकी सरकार बनेगी, तमिलनाडु में किसको कुर्सी मिल सकती है। ये रुझान जल्दी फाइनल नतीजों में तब्दील होने लगेंगे और आप भी लगातार फेविकॉल के जोड़ की तरह कुर्सी से चिपक कर बैठिए और देखिए फाइनल नतीजों के बाद किसकी कुर्सी को मिलेगी लंबी उम्र। और बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, 5 राज्यों के जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं तो मैप में देख रहा हूं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, क्योंकि 194-200 के करीब भगवा सीटें हो गई बीजेपी की, तो स्क्रीन पर मैप में ज्यादा भगवा दिखाई दे रहा है। जो कुछ हिस्से छूटे हुए हैं, नॉर्थ बंगाल पूरी तरीके से भगवा दिखाई दे रहा है।
पश्चिमी हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल का, वो पूरी तरीके से भगवा दिखाई दे रहा है। दक्षिण पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह दिखाई दे रहा है। वही कुछ कोलकाता के इर्द गिर्द की कुछ सीटें और दक्षिण 24 परगना, मुझे लगता है कि यही कुछ जिले रहे हैं जहां पर उस हद तक पेनिट्रेट नहीं कर पाई बीजेपी। वरना आप इसमें देखें तो इस बार पूरे बंगाल में भगवा छाया। साहब, जैसा आपको ध्यान होगा, शुरू से हम लोग इस बात को बता रहे थे कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साउथ 24 परगना, इस डिस्ट्रिक्ट में हमें दिक्कत है, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर के अलावा। और इसके अलावा बाकी कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जिसमें बीजेपी बहुत पीछे हो, टीएमसी बहुत ज़्यादा आगे हो। जैसे हावड़ा में भी था, तो हावड़ा में ये दिख रहा था कि टीएमसी आगे रहेगी, लेकिन 2-3 सीटें बीजेपी को भी आएंगी। और उसी रणनीति के तहत ये रिजल्ट भी नज़र आ रहा है। ये अभी तक का जो रुझान आप देखें उसी दिशा में जाता नज़र आ रहा है। इस पूरे इलेक्शन को सवाल आप देखें तो पीएम को रखा गया चेहरे के तौर पे, दूसरे बड़े चेहरे के तौर पे गृहमंत्री अमित शाह, जो कि स्ट्रेटजी भी बनाते हैं, और स्टेट लेवल पे जो कमान सौंपी गई राष्ट्रीय नेताओं को, उसमें सुनील बंसल को बूथ की जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो अपनी पहली बार अपनी चमक जो जोरदार दिखाई थी राष्ट्रीय स्तर पे, वो यूपी का विधानसभा चुनाव आपको ध्यान होगा। और उसके बाद से लगातार अलग अलग स्टेट में उनको लगाया जाता है। तेलंगाना में भी लगाया गया था, बंगाल में भी लगाया गया। और भूपेंद्र यादव के ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरे इलेक्शन का जो नैरेटिव है वो किस रूप में जाना चाहिए सौरभ, और पर डे सेंटिमेंट एनालिसिस उसका एक सॉफ्टवेयर उन्होंने तैयार किया था, और उसमें सोशल मीडिया के प्रोफाइल और ट्रेडिशनल मीडिया के नैरेटिव, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कि बंगाल का यूथ क्या सोच रहा है, बंगाल की महिलाएं क्या सोच रही हैं, वहाँ पे बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं, उसका एक सेंटिमेंट एनालिसिस करके रिपोर्ट तैयार होता था। और उस रिपोर्ट के आधार पर डे बीजेपी अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाती थी। तो इतना साइंटिफिक तरीके से इलेक्शन लड़ा गया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के केस में देखें तो उनके बाद ज़्यादातर इस इलेक्शन को लड़ा है अभिषेक बनर्जी ने। और अभिषेक बनर्जी की जो फंक्शनिंग है, महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट कर देना, डेरेक ओब्रायन का बाहर आना, वो कहना वो नरेंद्र, ये इस तरह की पॉलिटिक्स में रह गई। कल्याण बनर्जी, गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, अधिकांश सांसद उनके निष्क्रिय रहे थे इस तरह की कार्यशैली ये में, जो बात आप पार्टी से जुड़े देवेंद्र नहीं। कह रहे हैं कि क्या टीएमसी के बीच में एक टूट दिखाई दी थी हर्षवर्धन जी? क्या टीएमसी के अंदर एक खेमा वो जो अभिषेक बनर्जी का खेमा है, महुआ मोइत्रा का, नए लीडर्स का खेमा है, और एक वो पुराने लीडर्स का खेमा कल्याण बनर्जी की हम बात कर ले कि कैसे उन्होंने अपने पद से भी उनका वो हट गए? क्या इसका असर भी पड़ा है टीएमसी की हाल? संघर्ष था, और जब इसकी चर्चा हम लोग करते थे तो आमतौर पर जो इस थियरी से सहमत नहीं होते थे वो कहते थे कि ये संभव ही नहीं। और एक बार तो मुझे याद है कि सामने से जवाब आया कि ये तो आप लोगों के मन में है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच में कुछ है। लेकिन सच ये है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की टीएमसी दोनों अलग अलग काम कर रही है। अभिषेक बनर्जी को ये लगा कि ज्यादा एग्रेसिव होकर ज्यादा, और अगर आपको ध्यान में हो कि एक चर्चा हुई थी कि शौकत मुल्ला को अब उसको रिप्लेस कौन करेगा, तो ये जहांगीर करेगा जो फाल्टा वाला है। तो इस तरह से अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, लेकिन जो कैंपेन का है और जो देवेंद्र कह रहे हैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के मैं उसको समझने के लिहाज से, पिछली बार के नारे जरा सोचिए, अब की बार 200 पार, डबल इंजन सरकार, अब और अन्याय नहीं, लेकिन वो खेला होवे के आगे सब गायब हो गया। वो तृणमूल का एक प्रवक्ता था, उसने खेला होवे का एक गाना बनाया, रैप सॉन्ग, पॉप सॉन्ग जो कह लीजिए वो बना, और खेला 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 होवे वो एकदम अलग ही बन गया। इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक थी, और ये जो नारा चुना गया, ये जो पलटानो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार, उसने एकदम से कनेक्ट किया। और बीजेपी आक्रामक थी, लेकिन लाउड उस तरह की नहीं थी कि पब्लिक में झगड़ा हो, क्योंकि उसको इससे पता था कि अगर झगड़ा होगा तो हम अभी कमजोर हैं, वीक विकेट पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ने उसमें काम किया, और अभिषेक बनर्जी और उनके जो सिपा सलार थे, जिसको कहते हैं ना कि गर्म खून, थोड़ा समझ नहीं पाया, और वो नहीं समझ पाया कि बीजेपी प्रोवोक कर रही कि आप अपना और वो रूप दिखाइए जो भय वाला रूप है, वो भय वाला रूप वो दिखाते रहे, और उसमें फंसते चले गए, गर्मी में ही रह गए। मैं वही कह रहा हूं, जो गर्मी थी, और वो कई बार होता है ना कि आप चाहते हैं ना कि थोड़ा और हो जाए, और मतलब उसको थोड़ा वैसे कहें, मैं उनके ऊपर नहीं टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन हिंदू तो ये कहता है ना कि भाई तभी शिशुपाल का वध भी तभी होगा, कृष्ण तभी करेंगे जब गालियां पूरी हो जाएं।